नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। पूरी देश की निगाहें अब टिकी हुई हैं 1 फरवरी पर, जब वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे बजट। वो इसलिए क्योंकि नोटबंदी के बाद यह बजट पहला ऐसा बड़ा सरकारी दस्तावेज होगा जो ये तय कर देगा कि डिमोनेटाइजेशन से चोट खाए इकोनॉमिक सेंटिमेंट को कैसे सुधारा जाए। क्या है रोड प्लान सरकार के पास। माना तो जा रहा है कि नोटबंदी के बाद बैंक डिपॉजिट बढ़ने और नए वित्त वर्ष में जीएसटी लागू होने से टैक्स का दायरा बढ़ेगा। ऐसे में सरकार के पास राहत उपायों की घोषणा करने की गुंजाइश भी है और बजट में आम लोगों से लेकर बिजनेसेस, नौकरी पेशा, कंपनियों, इन सभी के लिए खुशखबरी आ सकती है। लेकिन सवाल ये कि क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली सभी की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे, किस हद तक पूरा कर पाएंगे और टैक्स राहत के फ्रंट पर किस तरह के कदमों का ऐलान हो सकता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों को समझते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल के साथ। अहमदाबाद से मुकेश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो हर टैक्स पेयर बजट के उस स्पीच के उस हिस्से को सुनना चाहता है जिसमें टैक्स की छूट के अनाउंसमेंट होते हैं। तो अब बताइए, टैक्स छूट के कुछ प्रावधानों की घोषणा हो सकती है इस बजट में। टैक्स की जहां तक बात करें, कुछ राहत मिलेगी क्या? प्रियंका जी नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट आता है तब उम्मीदें अपनी चरम सीमा पे चली जाती हैं और जैसे किसी शायर ने खूब कहा है कि उम्मीदों पे तो टिकी हुई है जिंदगी। तो आपने जैसे सही बताया कि वित्त मंत्री के पिटारे में क्या लेके आएंगे। मैं सबसे पहले ऑन अ वेरी ब्रॉड एंड ऑब्जेक्टिव सिनेरियो में ये कहूंगा, पिछले करीब 4 दशकों से 40 साल से बजट की एनालिसिस से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं ये कहूंगा कि ये 2017 ये वित्त मंत्री के पास एक ऐसा सुनहरा मौका है और जैसे 17 के बारे में कहा जाता है स्वीट 17, तो ये स्वीट 17 में कुछ स्वीट बातें वित्त मंत्री करें। उनके एफएम, हम एफएम को एफएम कहते हैं और एफएम माना हमारा चहीता प्यारा रेडियो जो है, तो रेडियो से हम क्या धुन चाहते हैं कि कुछ मीठी धुनें बजे। तो इस बार एफएम के बजट स्पीच में भी ऐसी ही कुछ मीठी धुनें निकलें, वो बिल्कुल संभावना है। और जैसे आपने बताया, माहौल भी सही है, समा भी सही है, क्योंकि इसके 2 साल के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं। ये उनका बिल्कुल मध्याह्न वाला, आगे 2 बजट हो चुके हैं, पीछे 2 होने वाले हैं, ये उनका बिल्कुल बीच का बजट है। और उस समय पर ये 14, 15, 16 इनफैक्ट बीच से थोड़ा निखर के ये चौथा बजट है। तो उस समय पे हम जरूर से उम्मीद कर सकते हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन के घाव पर जो मरहम लगना चाहिए वो जरूर लगे और वित्त मंत्री सबको, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबको खुश करे। और खुश कर सकते हैं, उनके पास ये रेवेन्यूज हैं, लिक्विडिटी है, पैसे हैं। तो अब हम यही समझेंगे कि कैसे खुश कर सकते हैं मुकेश भाई। लेकिन आपने सारे उपमाएं दे दी कि मीठी धुन सुनने का इंतजार है, स्वीट 17 है। अब देखना है कि आपकी आवाज वहां तक कैसे पहुंचती है। लेकिन फिलहाल तो मैं टैक्स पेयर की एक आवाज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। कई ऐसे अलाउंसेस हमें मिलते हैं जिनकी लिमिट काफी सालों से वैसी की वैसी ही चली आ रही है। मैं कुछ पॉइंट आउट आपको करती हूँ। जैसे हमें मिलता है एक एजुकेशन अलाउंस, जो कई लोगों को पता भी नहीं होगा, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए का मिलता है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए का मिलता है, 1997 से ऐसे ही मिला आ रहा है। 1998-97 से मेडिकल रीइंबर्समेंट की भी जो लिमिट है वो 15,000 ही रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इन्हें थोड़ा तर्क संगत बनाया जाए, बदलाव लाया जाए इनमें? मैं ये कहूंगा प्रियंका जी, आपकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं। इनफैक्ट लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा कि वित्त मंत्री ने जो एक ईश्वर कमेटी की रचना की, उसमें मैं भी, जो हमारे देश के 10 एक्सपर्ट्स के तहत, आई वाज वन ऑफ देम। और उस हमारा अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमने इसके बारे में पूर्ण जिक्र करते हुए ये कहा, और हमने इतना ही कहा कि आप ज्यादा नहीं,
पर आपके खुद के गवर्नमेंट के जो कंज्यूमर इंडेक्स, जो हम कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसके हिसाब से आपने जैसे बताया 97, 98, वो सब जो बेंचमार्क्स हैं कि जब 100 रुपये के हिसाब से 97 में 1200 रुपया या 2400 रुपया जो चिल्ड्रंस के एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस होते थे, तो आज वो 4000 और 8000 से ज्यादा होने चाहिए। मेडिकल रीइंबर्समेंट को भी अगर हम गिने 15,000, तो बाय सिंपल इंडेक्सेशन इसको 50,000 होना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये एक प्रैक्टिकल अभिगम लिया जाए कि भी जो इतने सालों से कुछ नहीं हुआ है वो किया जाए। लास्ट ईयर हालांकि हमारे रिपोर्ट में था, पर यह बात एक्सेप्ट नहीं हो सकी क्योंकि उनके लिए काफी टाइट कॉर्नर्स थे। मैंने जैसे बताया, इस साल उनके लिए मौका है और आपकी बात बिल्कुल सही है। सैलरीड वालों की ये जो ड्रीम विश है वो इस बार वित्त मंत्री फुलफिल करें तो मेरे ख्याल से वो भले देर से, लेकिन वो एक दुरुस्त बात होगी। एक आवाज हमेशा उठती आई है, खासतौर पर सैलरी टैक्स पेयर्स की, मुकेश भाई, कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया जाए। ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है क्या इस बजट में? अब होगा या नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता हूं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को रिवाइव करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, नॉट बिकॉज कि हम सैलरीड टैक्स पेयर्स के लिए कोई दयाभाव दिखाना चाहते हैं, पर दे एक्चुअली डिजर्व इट। आप देखिए, अगर टैक्स पेयर्स के जो डिफरेंट क्लासेस हैं, अब देखिए जो इन्वेस्टर है, जो घर बैठे बैठे अपने टीवी स्क्रीन पर वो शेयर के प्राइसेस को देखते हुए वो अपना दिमाग लगा के कुछ चलाता है, तो उसको अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो 0 टैक्स, शॉर्ट टर्म गेन है तो उसको 15% का टैक्स होता है। जो बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, लॉयर है, धंधादारी, जो भी कोई शॉपकीपर हो या फैक्ट्री ओनर हो, उसको चॉइस है कि भी मेरा जो भी खर्चा मैं बिजनेस एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन में डाल के उसको क्लेम कर सकता हूं, तो वो मैं करूं। तो सबको, इवन हाउस रेंट जो कमाता है बंदा, उसको भी 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो एक यही क्लास है सैलरी टैक्स पेयर, जो आज बेचारा कोई बंदा 10 लाख से ज्यादा कमाता है। आज 10 लाख कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है, पर उसको आप सीधा 30% के टैक्स ब्रैकेट में डाल दो, तो भले आप डालो क्योंकि वो टैक्स ब्रैकेट है, पर उसको एटलीस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन तो उसको देना चाहिए, क्योंकि उसको भी कई चीजें, आज एक एम्प्लॉई को इस कॉम्पिटिटिव जमाने में टू रिमेन अप टू डेट, इन दिस एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसको बहुत कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो वो खर्चे को कवर करने के लिए भी, उसको अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए भी एक ये सपोर्ट देना चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। 2004 से 4-5 के बजट में चिदम्बरम जी ने ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को गायब कर दिया था। मैं ये मानता हूं कि अगर 2017 में उसको रिवाइव किया जाए तो एक बहुत बड़ी गिफ्ट होगी एंड डिजर्वडली गिफ्ट होगी सैलरी टैक्स पेयर्स को। तो यानी आप बार बार कह रहे हैं मौका भी है तो बदलाव आ सकते हैं, तो हम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या पता स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस भी हो जाए। लेकिन एग्जेम्पशन लिमिट ये कब बढ़ेगी मुकेश जी? क्योंकि हम देख रहे हैं महंगाई दर तो इतनी बढ़ गई है और हमारी एग्जेम्पशन लिमिट जो रही है वो स्लैब्स अभी तक उसी तरह से चल रहे हैं। इस बार गुहार लगाते हैं सरकार से कि एग्जेम्पशन लिमिट को आप बढ़ाइए। आप हमारे इस विश को कैसे देख रहे हैं? ये पूरा कर पाएंगे क्या वित्त मंत्री? मेरा थोड़ा एक थिंकिंग, मैं प्रियंका जी अगर बात करूं तो डिफरेंटली है। मैं ये मानता जरूर हूं कि इनकम टैक्स पेयर्स को रिलीफ जरूर मिलनी चाहिए, पर कौन से तरीके से रिलीफ मिले उसमें एक पूरा एक अप्रोच और एटीट्यूड जो है वो मेरा थोड़ा अलग सा है। अब आप देखिए, मैं अगर स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करूं तो आज से 5 साल पहले जब 2.5 लाख की भी तो उस टाइम भी लिमिट थी, तब हमारे यहां करीब 3 करोड़ आयकर के रिटर्न्स भरते थे, तो उसमें से 1.5 करोड़
तो देवर 2.5 लाख से कम में माना 0 टैक्स वाले रिटर्न होते थे, तो 1.5 करोड़ ही रिटर्न होते थे। और उसमें भी 10 लाख से ज्यादा आय दिखाने वाले जो रिटर्न्स होते थे वो तो केवल 15 लाख भी नहीं रहते थे। करोड़पति हम कहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति? आज हम करोड़ वाली तो कितनी गाड़ियां, अभी स्टैटिस्टिक्स दिए गए कि एक साल में 35,000 गाड़ियां बिकती है, पर उतनी संख्या में करोड़पति भी हमारे यहां बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि टैक्स का बेस बड़ा करने के लिए एग्जम्पशन लिमिट को भले आप उतना मत रखो, भले ये चालू रहे, रिबेट को बढ़ाओ ताकि जो स्मॉलर टैक्स पेयर है उसको एक कंफर्ट मिले, और जो टैक्स रेट्स हैं मेरे विचार से उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी टैक्स रेट्स का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, एक्सपीरियंस हमें अनुभव ये दिखाता है कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है। तो बढ़ते हुए टैक्स के कलेक्शन में टैक्स नेट के अंदर सबको रखते हुए रिलीफ मिले, ये बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले, होम लोन ओनर को भी हम बात करेंगे, उसको भी रिलीफ मिले, कैपिटल गेन्स वाले इन्वेस्टर को भी रिलीफ मिले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप ये 2.5 या 3 लाख को सीधा 5 लाख ले जाओ उसकी जगह। तो राहत, रियायत और टैक्स स्लैब, इन सब पर है हमारी नजर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो बात करेंगे मुकेश पटेल से कि सेक्शन 80C इसमें किस तरह के बदलाव की उम्मीद है लोगों को और क्या कुछ हो सकता है इस आने वाले बजट में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हम लेकर आए हैं बजट स्पेशल। मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल अहमदाबाद से बने हुए हैं। मुकेश जी, सेक्शन 80C ये हमें कई सारी छूट दिलाता है, लेकिन इसमें इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं कि हम उतने सबका इस्तेमाल नहीं कर पाते और 80C की लिमिट खत्म हो जाती है। 1.5 लाख की 80C लिमिट, क्या इस पर सरकार विचार करती हुई नजर आ रही है आपको? विचार करना ही चाहिए। 80C की कंपैरिजन प्रियंका जी मैं मुंबई की लोकल ट्रेन के डिब्बे के साथ करता हूं, क्योंकि डिब्बा छोटा है, उसके अंदर पैसेंजर्स इतने ज्यादा हैं कि वो आधे तो बाहर लटक के निकलते हैं। तो 80C इज वेरी क्राउडेड, इट इज नेसेसरी कि उसकी लिमिट बढ़े। और मैंने जैसे आगे कहा, मैं एक सिंपल चीज, लास्ट 80C कब बढ़ी थी, उसके बाद इंडेक्सेशन को देखते हुए 1 लाख से उन्होंने 1.5 लाख किया। अगर इंडेक्सेशन 1 लाख के टाइम का और आज का हम गिने तो टुडे दी 80C लिमिट मस्ट बी एक्चुअली नियर टू 4 lakhs। अब उसको 4 लाख नहीं तो आप 2-2.5 लाख तक तो जरूर लाएं। और उसमें जैसे आप होम की रीपेमेंट वाली बात है उसको भी इसमें लगा देते हैं। इनफैक्ट दुनिया के ढेर सारे देशों में होम लोन के जो प्रिंसिपल रीपेमेंट्स हैं उसके लिए तो एक इंडिपेंडेंट सा डिडक्शन है। तो ये भी तो सरकार को सोचने की बहुत ही आवश्यकता है। बिल्कुल, और साथ ही में सरकार जब बात करे हाउसिंग फॉर ऑल, तो इसे बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं हाउसिंग के लिए मुझे लगता है एक अलग से कुछ प्रावधान लाना चाहिए। जो हमें 2 लाख के होम लोन के ब्याज पर भी छूट मिलती है, ये लिमिट बहुत छोटी लगती है आजकल जिस तरह महंगाई बढ़ रही है। मैं आपको बताऊं प्रियंका जी, 1999 में इनफैक्ट मुझे आश्चर्य होता है कि जब से आजादी से बजट शुरू हुए 1999 तक किसी को यह विचार नहीं आया था कि ये डिडक्शन भी जरूरी है। 99 में पहली बार आया, हम सब बहुत खुश हुए, 1.5 लाख की लिमिट वो लाए। 1.5 लाख की लिमिट उन दिनों में काफी एक बहुत आकर्षक लिमिट थी, क्योंकि 15, 20, 25 लाख में आपके घर बन जाते थे एक मिडिल क्लास के लिए। तो उस समय पे ये 1.5 लाख आपको 15 लाख 18 लाख की लोन के इंटरेस्ट के लिए वो काफी था। अब इतने साल में आप देखिए 2014 में 15 साल तक किसी ने कुछ बढ़ाया नहीं, और ये 1.5 लाख का 2 लाख हुआ खाली आफ्टर 15 ईयर्स, जबकि 15 साल में जो घर 15 लाख में मिलता था वो मेरे ख्याल से 4 गुना प्राइस में हो गया। तो ये जो महंगाई में आज मेरे विचार से ये जो 2 लाख की लिमिट है, इट इज हाईली इनएडिक्वेट। आपको क्या लोन मिलेगी? 20-22 लाख की लोन मिलेगी 9-10% के इंटरेस्ट से। उसमें आपको एक घर अगर मिडिल क्लास को चाहिए तो 50-60 लाख से कम तो छोटे शहरों में भी नहीं आता। दिल्ली बंबई की तो बात ही छोड़ो। तो इसलिए मैं मानता हूं इसमें काफी कुछ बढ़ाव की जरूरत है।
मुकेश जी, अब बात करते हैं छोटे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स की। इनके लिए हमने देखा था पिछले बजट में भी प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेशन को लेकर अच्छे अनाउंसमेंट्स हुए थे जो इनके लिए बहुत पॉजिटिव थे। तो क्या अब लगता है इस बार इसमें कोई गुंजाइश नहीं, अब कुछ बदलाव शायद नहीं हो, जो प्रिजम्पटिव इनकम का कैलकुलेशन है वही रहने वाला है? मैं ये मानता हूं प्रियंका जी, मैं ये मानता हूं कि ये स्मॉल जो टैक्स पेयर्स हैं, पर्टिकुलरली बिजनेस और प्रोफेशन के, उनको आपको एनकरेजमेंट देने की बहुत ही आवश्यकता है। इनफैक्ट ये जो पूरा डीमोनेटाइजेशन का और जीएसटी आने का ये जो पूरा एक संक्रांति काल है, उसमें हम देखें तो डीमोनेटाइजेशन के पूर्व इतने बड़े पैमाने पर जो रिसीट्स होती थी उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन से छुपाने के लिए बहुत बड़ा टैक्स इवेजन होता था। उसके लिए आप जीएसटी ला रहे हैं, उसमें आपने डिमोनेटाइजेशन किया, बहुत सारे पैसे आ गए, लेस कैश वाला जो अप्रोच लिया तो ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स होने लगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अगर आप छोटे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल को इंसेंटिव्स देते हो तो उससे आपका जो टैक्स का बेस है वो बढ़ता रहेगा। ये विचार मैं मानता हूं कि एफएम जरूर नहीं भूलेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे इस ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे टीडीएस कटने और टीडीएस के रिफंड के चक्कर पर। क्या ये बजट फोकस कर सकता है? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हम लेकर आए बजट स्पेशल। मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल बने हुए हैं अहमदाबाद से। मुकेश जी, कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे बजट में एक प्रैक्टिकल अप्रोच वित्त मंत्री को रखना होगा, तो आपको नहीं लगता कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो हमें तर्कसंगत लगे और ऐसे हो जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए? केवल एक सुझाव की मैं बात करूं, समय सीमित है इसलिए मैं ये मानता हूं कि 1981 का जो बेस इंडेक्सेशन का तय किया गया था वो 1991-92 में किया गया था। आज उसमें करीब इतने 22 साल के ऊपर हो गया है समय। ये जरूरी है कि इसमें बदलाव लाया जाए और 81 की जगह आप 2001 या 2003 का अगर बेस करते हैं तो काले धन से लेके कैपिटल गेन के बहुत सारे सवाल आप सुलझा सकते हैं। और अब बात टीडीएस की, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न हो या किसी पेमेंट पर टीडीएस कटने का जो नियम है उसे लाखों टैक्स पेयर हर साल जूझते हैं, क्योंकि फिर उन्हें लंबे समय तक उसके रिफंड का भी इंतजार करना पड़ता है। एक सोल्यूशन की तलाश है टैक्स पेयर्स को। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है कि टीडीएस का बोझ कम किया जाए? प्रियंका जी, ये जो टीडीएस है ना, वो टीडीएस बोलते बोलते इतना टीडीएस हो गया है कि बेचारे टैक्स पेयर के लिए वो चाहता है कि इसकी चुंगाल में से मैं कैसे निकलूं। अब आप देखिए, एक ही छोटा सा सुझाव वित्त मंत्री इस पर लक्ष्य दे सकते हैं कि 5 लाख तक की करपात्र आय दिखाने वाले 80% आपके टैक्स पेयर्स हैं। 5 लाख तक आज आपका जो टैक्स रेट है वो केवल 4 या 5% एवरेज आता है, उससे भी कम। तो उस समय में आप सबसे ज्यादा टीडीएस जो कटता है वो इंटरेस्ट पर, डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट वगैरह प्राइवेट डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर, उसका मिनिमम रेट 10% है। तो ये 10% को घटा के अगर 5% भी किया जाए तो इससे बहुत बड़ा प्रश्न, एक समस्या हल होगी। सरकार को भी इसमें दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, लोगों को भी बहुत परेशानियां रिफंड लेने की कम हो जाएगी, और जिसको हम कहेंगे कि इट विल बी अ विन विन सिचुएशन विदाउट एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू, इट विल बी अ बिग रिलीफ टू टैक्स पेयर्स। आखिर में मुकेश जी, टैक्स का बोझ घटाना है लोगों पर और टैक्स का बेस बढ़ाना है सरकार को, इन दोनों के बीच बहुत ही फाइन लाइन होगा और संतुलन बैठाना वित्त मंत्री के लिए ये बजट काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा है। मैं ये कहूंगा कि दिस इज बोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी। चैलेंज तो है ही, पर इससे बड़ा अवसर भी वित्त मंत्री को मिलने वाला नहीं है। और अगर ये चूकें तो मेरे ख्याल से, जैसे एक बहुत खूबसूरत शेर में कहा गया है कि कुछ ऐसे भी मंजर हैं
तारीख की नजरों में लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। हम ये चाहें कि इस बार कोई खता न हो ताकि टैक्स पेयर्स रिग्रेट इट। शुक्रिया मुकेश जी। इस शेर के साथ ही हम शो का भी अंत करते हैं और अब निगाहें रहेंगी 1 फरवरी पर, जब वित्त मंत्री पेश करेंगे इस देश का बजट। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं और कितनी पर नजर नहीं डाला गया। नमस्कार।